प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको पता है कि हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था या इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले चैप्टर के अंदर हमने आपको मंत्रिमंडल के बारे में बताया था और साथ ही मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में भी बताया था। हमने बताया था कि मंत्रिमंडल के कई कार्य होते हैं, उनमें मुख्य कार्य है विधि निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य और न्याय संबंधी कार्य। इस प्रकार पिछले अध्ययन में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था की आधारशिला है या हम इसे एक केंद्र बिंदु मान सकते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी शासन व्यवस्था घूमती है। और आज के अध्ययन में हम इस मंत्रिमंडल के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मंत्रिमंडल के रूप किस प्रकार होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक डायग्राम रखा है जिसमें मंत्रिमंडल के प्रकार या रूप बताए हैं। उनमें नंबर 1 है साझा मंत्रिमंडल, नंबर 2 है युद्ध मंत्रिमंडल, नंबर 3 है आंतरिक मंत्रिमंडल और नंबर 4 है छाया मंत्रिमंडल। ये मंत्रिमंडल के विभिन्न रूप हैं। आइए अब हम इन मंत्रिमंडल के रूपों का अध्ययन करते हैं या इनकी विवेचना या इनको समझने का एक प्रयास करते हैं। नंबर 1 है साझा मंत्रिमंडल। ये क्या होता है? कभी कभी कॉमन सभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं रहता है, अर्थात जब कभी कॉमन सभा में किसी भी दल का बहुमत ना हो तो कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों को मिलाकर के सरकार बनानी पड़ती है। यानी जब कॉमन सभा में किसी भी एक दल के बहुमत ना हो या किसी भी एक दल के प्रयास से सरकार ना बने तो बहुमत के लिए विभिन्न दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं और इसके अतिरिक्त असाधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है। अतः सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं तथा संयुक्त रूप से देश रक्षा में भाग लेते हैं। जैसे 1931 में आर्थिक संकट तथा 1940 तथा 45 में युद्ध का सामना करने के लिए इंग्लैंड में साझा मंत्रिमंडल बना था। इस प्रकार साझा मंत्रिमंडल का आशय है कि विभिन्न दलों को जब मिलाकर के बहुमत बनता है, कॉमन सभा में वो बहुमत पारित किया जाता है तो हम उसे साझा मंत्रिमंडल कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा मंत्रिमंडल है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध मंत्रिमंडल युद्ध या किसी विपत्ति के समय जल्दी में निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण तथा शासन के निर्देशन के निमित्त कुछ मंत्रियों की एक समिति बना दी जाती है और उन्हें प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता है, जिससे वे पूरा समय इन समस्या की ओर दे सकें। इसमें प्राय या लगभग 4-5 मंत्री होते हैं और यह मंत्रिमंडल अल्पकाल के लिए या थोड़े समय के लिए ही होता है, यानी जब इसकी आवश्यकता होती है उस समय के दौरान इसको बनाया जाता है। साथ ही इसमें एक जल्दी से निर्णय की क्षमता होती है जो युद्ध और संकट काल में एक जल्दी से या शीघ्र निर्णय लेकर के कार्रवाई चालू कर सकता है। जैसे 1916 में लॉर्ड जॉर्ज तथा 1940 में चर्चिल ने 5 मंत्रियों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया था। नंबर 3 है आंतरिक मंत्रिमंडल। आंतरिक मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता है
क्योंकि इतने लोगों से उसका परामर्श लेना संभव भी नहीं होता है और उसमें समय भी खराब या व्यर्थ होता है। इसलिए किसी भी विषय को मंत्रिमंडल में रखने से पूर्व वह 4 या 6 प्रमुख अपने विश्वास पात्र मंत्रियों से परामर्श लेता है या सलाह लेता है और शासन संबंधी सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण वस्तुतः आंतरिक मंत्रिमंडल ही करता है। इस प्रकार आंतरिक मंत्रिमंडल औपचारिक न होकर के एक अनौपचारिक संगठन है जिसके सदस्यों को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। अर्थात आंतरिक मंत्रिमंडल से अर्थ है कि वह विश्वास पात्र व्यक्तियों का समूह जिस पर राजा विश्वास करता है और इन लोगों से विशद चर्चा करने के बाद ही किसी भी नीति को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखता है, उसे हम आंतरिक मंत्रिमंडल कहते हैं। अगला मंत्रिमंडल है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल जैसे नाम से हमको पता लगता है कि किसी कारण के फलस्वरूप बनाया गया एक मंत्रिमंडल, जिस प्रकार एक मंत्रिमंडल होता है जो वास्तविक मंत्रिमंडल होता है, इसके प्रतिवाद स्वरूप या इस मंत्रिमंडल के कार्यों को जांचने के लिए एक विरोधी दल के नेता द्वारा या विरोधी दलों के नेताओं द्वारा एक काल्पनिक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उसे हम छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। यह छाया मंत्रिमंडल शासन के कार्यों की जांच करता है और उसमें कमियों की आलोचना करते हुए शासन का ध्यान दिलाता है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में प्रशिक्षित हो जाते हैं। जैसे 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल गई है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के 4 रूप होते हैं। नंबर 1 साझा मंत्रिमंडल, नंबर 2 युद्ध मंत्रिमंडल, नंबर 3 आंतरिक मंत्रिमंडल और चौथा छाया मंत्रिमंडल। आइए इन मंत्रिमंडलों के रूप के बाद या प्रकार के बाद अब हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद का अध्ययन करेंगे और उसके पद के बारे में समझेंगे कि वह पद किस प्रकार विकसित हुआ और वह किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण पद बना और उस पर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किस प्रकार हुई। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक तथा एक विकसित पद है। प्रधानमंत्री का पद सन 1721 ईस्वी से चालू हुआ जब वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस पद का सबसे पहले उल्लेख सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड विंकन्सफील्ड ने वलन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। इसका वेतन भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं अपितु राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। सन 1937 ईस्वी के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते कोई वेतन नहीं पाता। इसलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनेतर आधार पर निर्भर है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद समय के साथ विकसित हुआ और धीमे धीमे यह महत्वपूर्ण पद बन गया। इंग्लैंड के शासन सूक्ष्म का या इंग्लैंड के शासन व्यवस्था का प्रथम सूत्र या मुख्य सूत्र या सूक्ष्म केंद्र प्रधानमंत्री होता है। एक विचारक हैं लॉर्ड मोरले, उनके अनुसार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है। लास्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है। यदि मंत्रिमंडलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। लास्की के अनुसार ही प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है और एक अन्य महान विचारक विलियम हार्कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हैं। जिस प्रकार तारों के बीच में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है, उसी प्रकार
प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल के बीच में चंद्रमा की तरह ही महत्वपूर्ण है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा और रैमजे मेयर के अनुसार मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है, प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। इस प्रकार हमें इन उक्तियों से या इन कथनों से या विभिन्न विचारकों के विचारों से हम समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद है, वैश्य समकक्षों में प्रथम है, नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है, या शासन व्यवस्था की हम उसे या मंत्रिमंडल की धुरी हम कह सकते हैं। इसलिए इंग्लैंड की में प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किस प्रकार होती है, हम इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। वस्तु स्थिति यह है कि नव निर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। सन 1916 तथा 1931 में ऐसा ही हुआ था। दोनों समय साझा सरकारें बनी थी और राजा को स्वयं विवेक से निर्णय लेना पड़ा था। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो दल बहुमत प्रकट कर देता है या सिद्ध कर देता है, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर सम्राट देता है। किंतु कभी कभी या अपवाद स्वरूप स्थितियों में जब एक दल का नेता बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ होता है तो दो दल या कई दल मिलकर भी अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं और सम्राट उन सभी दलों से जो समर्थन प्राप्त व्यक्ति है उसको प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाता है। इस प्रकार दोनों साझा सरकारें राजा के स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ता है और प्रधानमंत्री एकस्वीत के प्रत्याग पत्र के बाद राजा ने बोनरलॉ को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया था। बोनरलॉ लोक सदन में दूसरे बड़े दल का नेता हुआ और बाद में लॉर्ड जॉर्ज को प्रधानमंत्री उसी अवस्था में बनाया गया जब लॉ ने इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1931 में राजा ने अल्पमत दल के नेता मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया और सदन में उसे बहुमत दिलाने के लिए राजा ने भी प्रयास किए। राजा ने यहाँ स्पष्ट स्वयं विवेक का प्रयोग किया था। प्रोफेसर लास्की ने इसे राजमहल की क्रांति कहा था। इसी प्रकार सन 1957 में ईडन के त्यागपत्र देने पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री बनाने में महारानी एलिजाबेथ को काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। सन 1963 में लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमंत्री बनाने में भी महारानी का हाथ था। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सन 1902 से कोई पीयर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और इस पद पर नियुक्ति सदा लोक सदन से ही होती आई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है और प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य ही होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होती है। अब हम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के कार्यों का और अधिकारों का विवेचन निम्न शीर्षकों के आधार पर करेंगे और ये शीर्षक या बिंदु इस प्रकार हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण वह करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल का अंत करता है। सम्राट को परामर्श देने का कार्य करता है। लोक सदन का नेतृत्व करता है। शासन का संचालन करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधि है। अपने दल का नेता है। विभिन्न नियुक्तियां करता है।
और संकटकालीन शक्तियाँ में भी वह एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है। इस प्रकार हम प्रधानमंत्री के कार्य तथा अधिकारों का भी अध्ययन करेंगे तथा साथ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी करेंगे, जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ और प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। इस प्रकार आज के अध्ययन में हमने मंत्रिमंडल के विभिन्न स्वरूप या रूप या मंत्रिमंडल के प्रकार का अध्ययन किया और समझा कि मंत्रिमंडल 4 प्रकार के होते हैं, जैसे साझा मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। इसी प्रकार हमने आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार विकसित हुआ, किस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण पद है और प्रधानमंत्री पर नियुक्ति कौन करता है या किस प्रकार होती है, समझने का प्रयास किया। अब अगले अध्ययन में हम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के कार्यों का विवेचन करेंगे और प्रधानमंत्री के अधिकारों का भी विवेचन करेंगे कि वह किन किन कार्यों को करता है और उसके अधिकार क्या क्या हैं। इन सब का अध्ययन हम कल के अध्याय में करेंगे और साथ में समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।